अक्सर हमें चीज़ें कहानियों के ज़रिए बेहतर तरीके से याद होती है। हमारी दादी नानियाँ या फिर जो भी बड़े हमें बचपन में कहानियाँ सुनाया करते थे, वो हमें आज भी याद हैं। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि प्रोजेक्टर लगाकर कुछ लोग मैदान में पिक्चर देख रहे थे नागिन वाली। तभी नागिन की बीन बजी और 4-5 सांप इधर उधर से निकल कर आ गए। मुझे ये कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से आज भी याद है और अब समझ में आता है कि वो कितना बड़ा मजाक मेरे साथ में हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे ही कई बार हम चीज़ों को कहानियों के ज़रिए या फिर किसी फिल्म के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आती है। साउथ के एक एक्टर हैं विशाल। उनकी काफ़ी सारी फ़िल्में हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। शायद आपने उनकी 1-2 फ़िल्में देखी भी होंगी। एक डैशिंग खिलाड़ी करके है, एक आमला करके है। ऐसे कुछ मूवी उनकी है। तो मैं 2-3 दिन पहले उनकी एक मूवी देख रहा था, एक्शन करके। तो उस मूवी में क्या होता है कि एक पिता होते हैं जो कि एक राज्य के सीएम होते हैं, यानी कि एक राज्य के राजा होते हैं। उनके 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। तो 2 बेटे में से उनका जो बड़ा बेटा होता है वो उनके साथ राजकाज देखता है, यानी कि पार्टी को संभालता है। और जो उनका छोटा बेटा होता है वो सेना में होता है, यानी कि वो कुछ और काम करता है। उनकी बेटी की शादी वो कर देते हैं। इसके बाद एक दिन अचानक राजा की मौत हो जाती है, यानी कि हीरो के पापा की मौत हो जाती है। उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी हीरो के बड़े भाई के ऊपर रह जाती है और फिर वो सीएम बनते हैं। लेकिन कुछ कारणों से आतंकवादी उन्हें भी मार देते हैं और फिर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है हीरो पर, हमारे विशाल पर। फिर वो पाकिस्तान जाकर उस टेररिस्ट को मारते हैं जो उनके पिता और उनके भाई की मौत की वजह थे। अगर आप इसी कहानी को उठाकर, इसी मूवी को उठाकर हर्षवर्धन के ऊपर डालेंगे तो पूरी की पूरी तरह से आपको हर्षवर्धन का जीवन नज़र आएगा। क्योंकि हर्षवर्धन के पिता जो कि पुष्यभूतिवर्धन थे, वो भी इसी तरह से एक राजा थे, सामंत थे, जो खोखरी वंश था। या फिर यूँ कहें तो मैं आपको बता दूं कि जो मोखरी वंश था उत्तर भारत का, उसके एक सामंत थे, एक छोटे से जागीरदार टाइप के थे। जब उन्हें मौका मिला तो वो एक राजा बने और उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन जब उनकी एक दिन मृत्यु हो गई तो उनके जो बड़ा पुत्र था उनका, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, मैं एक बार बुक में देख लूँ, उनके जो बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, वो गद्दी पर बैठा। पर जो बंगाल का शासक था शशांक, उसने उनके बहनोई यानी कि उनके जीजा की हत्या कर दी, जो कि कन्नौज में मोखरी वंश के जो ग्रह वर्मा नाम के राजा थे वो शासन कर रहे थे। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी हर्षवर्धन की बहन थी। तो यहाँ पर जो कन्नौज का शासक था या फिर क्षेत्र था वो काफ़ी समृद्ध था। तो बंगाल का जो राजा होता है शशांक, वो एक दूसरे राजा की सहायता से यहाँ पर जो प्रभाकर वर्धन है, या फिर माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर उनके जीजा हैं, उनकी हत्या करवा देता है। तो ग्रह वर्मा की हत्या करवा देता है। तो इसके बाद में प्रभाकर वर्मन अपने जीजा की मृत्यु का बदला लेने के लिए कन्नौज जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि धोखे से वहाँ पर शशांक उनकी हत्या करवा देता है। तो फिर यहाँ पर हर्षवर्धन को गद्दी संभालना पड़ता है और फिर वो अपने भाई, अपने जीजा की जो हत्यारे हैं उनका पता लगाता है और वो शशांक निकलता है और फिर वो उनकी हत्या कर देता है और फिर आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य को जन्म देता है। तो उस मूवी से रिलेट करके अगर आप हर्षवर्धन के जीवन को समझेंगे तो आप पाएंगे कि आप आसानी से इनके बारे में जान पा रहे हैं। बस फिर आपको यहाँ पर फैक्ट लगाने हैं, तथ्यों को जोड़ना है और फिर हमारे हर्षवर्धन तैयार हो जाएंगे। 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और तकरीबन 606 से 16, 26, 36, 46 यानी कि तकरीबन 41 साल तक इन्होंने शासन किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं कि जो गुप्त वंश के पतन के पश्चात
हुए शासकों में हर्ष सबसे प्रतापी व महान शासक था। यद्यपि साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन को महान स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु एक योग्य, सहिष्णु और उदार शासक की दृष्टि से वह महान था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि हर्ष हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता था। देखिए, हमेशा यही लगता है कि जो वर्तमान में हो रहा है वही सबसे महान है। जब अशोक थे तो उस समय के इतिहासकारों को लगा कि ऐसा महान शासक कभी ना हुआ है न कभी होगा। जब अकबर हुए तो अब भी लोगों को लगा कि ऐसा महान शासक कभी हुआ ना था और ना कभी होगा। ऐसा ही इन्हें हर्ष के समय पर लगा। जैसे कि कहा गया है कि जो हर्ष था वो अंतिम हिंदू शासक था, तो फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक था। कुछ इतिहासकार आगे बढ़कर कहते हैं कि जी नहीं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतिम हिंदू साम्राज्य थे और उन्होंने हिंदू पद पातशाही की उपाधि भी धारण की। अब आने वाले कुछ इतिहासकार कहेंगे कि जी नहीं भैया, सबसे अंतिम हिंदू महान सम्राट नरेंद्र मोदी हैं। और फिर कुछ कहेंगे कि ये भी नहीं है, फिर योगी आदित्यनाथ है। तो इस तरह से जो लोग होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो वर्तमान में है वही सबसे महान है। उदाहरण के लिए जब आप 1980 के दशक की, यानी कि जब इमरजेंसी लगी 1976-77 के दौरान, तो उस समय पर जब इंदिरा गांधी अपने इशारों पर पूरी सरकार को, पूरे अधिकारियों को, राजनेताओं को नचा रही थी, तो सोचिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने फूले नहीं समा रहे होंगे कि हमारी जो नेता है वो विश्व गुरु बन चुकी है, वो उन्होंने बांग्लादेश को बनवा दिया है, पाकिस्तान को धूल चटा दी है और किसी भी नेता को हड़का देती है। इस तरह से, ठीक उसी तरह आज आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के या फिर जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं उनकी मेंटेलिटी को देखिए, तो उन्हें लगता है कि जो हमारे मोदी जी हैं वही सब कुछ है, इनके बाद योगी जी हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हर समय में एक माइंडसेट बनता है, एक मेंटेलिटी बनती है कि जो आज है वो कभी नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह हर्ष के विषय में भी यही कहा जाता है, किंतु हर्ष एक प्रतापी और एक बेहतरीन शासक थे, परंतु हम ये नहीं कहेंगे कि वो सबसे महान शासक थे। लेकिन हमें उत्तर में तो यही लिखना है कि वे महान शासक थे। अब यहाँ पर से हम कुछ पॉइंट्स के जरिए हर्ष को समझने का प्रयास करेंगे। हर्षकालीन इतिहास को जानने के स्रोत। दोस्तों, हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत की बात करें तो हर्षकालीन इतिहास को जानने के मुख्य साधन बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र और चीनी यात्री युआन च्वांग, जिन्हें हैनसांग भी कहते हैं, के वर्णन है। यद्यपि कुछ सहायता हमें नालंदा, मधुबन, सोनीपत और बांसखेड़ा के अभिलेखों तथा तत्कालीन सिक्कों से भी होती है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी विद्वान था और युआन च्वांग को हर्ष ने सम्मान और संरक्षण प्रदान किया था। इस कारण उनके विवरणों को हमें सावधानी से देखना पड़ता है, क्योंकि ये दरबारी थे, एक दरबारी थे और एक को सम्मान दिए थे, तो ये कुछ गलत लिखेंगे या पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे ये कहा नहीं जा सकता है। तब भी हर्ष की विजयों, शासन कार्य और उसके समय के समाज, आर्थिक व्यवस्था, धर्म आदि के बारे में जानने के लिए हमें मुख्यतः उन्हीं पर, यानी कि इन्हीं इतिहासकारों पर, इन्हीं दरबारी और इन्हीं सम्मानित व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। इसके बाद में हम हर्ष की विजय, युद्ध और राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को शॉर्ट में या फिर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हर्ष का साम्राज्य विस्तार या फिर हर्ष का साम्राज्य, हर्ष की विजय। इस तरह से जो आप अपने हिसाब से पॉइंट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हर्ष ने सबसे पहले कामरूप के शासक, कामरूप असम को कहते थे, ठीक है, सबसे पहले कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से संधि कर संयुक्त शत्रु बंगाल के शासक शशांक पर आक्रमण किया और अंततः विजय हुआ। इस प्रकार उसने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लिया। हर्ष ने कन्नौज को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, बात यह थी कि जो शशांक था उसने उनके जो जीजा जी थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या की थी, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। और जो कामरूप का शासक भास्कर वर्मा था वो भी शशांक से दुश्मनी रखता था। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा और हर्ष ने यहाँ पर कामरूप के शासक से संधि कर ली और शशांक को पराजित किया। हालांकि कहा जाता है कि शशांक पराजित हुआ नहीं था। शशांक की मृत्यु होने के बाद जब उसका उत्तराधिकारी कमज़ोर निकला तो उस समय
जो हर्षवर्धन थे उन्होंने उसके साम्राज्य को हड़प लिया था और पूर्वी साम्राज्य उसने ले लिया कामरूप वाले ने, और पश्चिमी साम्राज्य इन्होंने ले लिया। तो इस प्रकार से उसका साम्राज्य का विभाजन इन्होंने कर लिया था। पश्चिमी भारत में मालव, गुर्जर और गुजरात के शासक वर्धन सम्राटों के शत्रु थे। हर्ष ने अपने पूर्वजों से इस परंपरागत शत्रुता को प्राप्त किया था। हर्ष ने गुजरात के शासक ध्रुवसेन द्वितीय यानी कि ध्रुव भट्ट को परास्त किया, परंतु ध्रुव एक शक्तिशाली राजा था और वो फिर से संगठन बनाने में लगा हुआ था। इसलिए हर्ष इस स्थिति को रोकना चाहता था और शांति चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुव से कर दिया और इस प्रकार जो पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए। इसलिए अब ध्रुव खुद ही परेशान हो जाता होगा बेचारा इनकी बेटी के चक्कर में, तो मारने लायक का तो बचा ही नहीं कि वो आक्रमण कर सके, खुद ही मरा मरा ऐसा हो गया होगा। तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर्ष ने बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग किया कि उन्होंने पारिवारिक संबंध स्थापित करके उस क्षेत्र में शांति स्थापित कर दी जहाँ पर से एक विरासत के रूप में इन्हें शत्रुता मिल रही थी। 630 से 634 ईस्वी के बीच हर्ष ने दक्षिण की ओर रुख किया और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का मुकाबला नदी के तट पर किया, परंतु इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और हर्ष को वापस लौटना पड़ा। जो पुलकेशिन द्वितीय का अहल अभिलेख है वहाँ पर तो ये तक कह गया कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि हर्ष की पराजय के विषय में उस अभिलेख से हमें प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार हर्ष का साम्राज्य पूर्वी पंजाब, गंगा यमुना का दोआब, बिहार और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सम्मिलित थे, जबकि उत्तर भारत के अन्य भाग जैसे कश्मीर, पूर्वी बंगाल, सिंध, गुजरात, राजपूताना, नेपाल, कामरूप आदि स्वतंत्र थे। तो यहाँ पर ये भी आपने देख लिया कि कौन से राज्य उनके थे और कौन से नहीं थे, तो जो थे उन्हें बस आपको याद रखना है। फिर हम यहाँ पर शासन प्रबंध की बात करते हैं। तो शासन प्रबंध में जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है राजा। इस वीडियो को मैं इस प्रकार से आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अगर हर्षवर्धन के साम्राज्य को जानने के स्रोत आएँ तो भी आप लिख पाएँ, केवल हर्षवर्धन पर टिप्पणी आए तो भी आप लिख पाएँ, अगर उसका शासन प्रबंध पूछा जाए तो भी आप पूरी तरह से लिख पाएँ, और अगर उसके समय की सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो भी आप लिख पाएंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग डिवाइड करके मैं आपको ये वीडियो में समझा रहा हूँ। अगर इस शासन प्रबंध को आप पूरे एक बड़े उत्तर में लिखना चाहें तो आप राजा, मंत्री परिषद, सैन्य इन्हें छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर इस शासन प्रबंध को मैं इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हर्षवर्धन का शासन प्रबंध ही अगर बड़े प्रश्न के रूप में पूछ लिया गया तब भी आप आसानी से यहाँ पर से समझकर वहाँ लिखकर आ सकते हैं। तो जो शासन प्रबंध में सबसे बड़ी इकाई थी वो था राजा। तो सम्राट शासन का प्रधान होता था। राज्य की सभी कार्यकारिणी, कानून निर्मात्री एवं न्याय संबंधी शक्तियाँ उस पर केंद्रित थी। वही राज्य का सबसे बड़ा सेनापति था। हर्ष ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियाँ ग्रहण की थी, यानी कि परम भट्टारक इनकी प्रमुख उपाधि थी। हर्ष एक योग्य और परिश्रमी शासक था तथा सभी प्रकार से जनता की भलाई करना अपना कर्तव्य मानता था। हर्ष राज्य कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहता था, जिसके कारण उसके पास समय का अभाव रहता था। हर्ष वर्षा काल के अतिरिक्त अन्य सभी समय स्वयं घूम घूम कर शासन की देखभाल करता था और स्वयं नगरों में ही नहीं अपितु गांवों में भी जाकर नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता था। इसके बाद में हम इसकी मंत्री परिषद पर बात करते हैं। राजा की सहायता के लिए एक प्रभावशाली मंत्री परिषद थी जो आंतरिक व विदेश नीति दोनों मामलों में कार्य करती थी। स्वयं हर्ष को सम्राट बनाने का निश्चय मंत्री परिषद ने किया था। बाण भट्ट ने हर्षचरित में प्रमुख मंत्री व अधिकारियों की सूची दी है। बड़े सैनिक अधिकारियों में एक पद कुमारात्यों का होता था। कुमारात्यों का मतलब कि जो राज परिवार के लोग होते हैं वहाँ उन्हें कुमारात्य कहा जाता है।
अवंती नामक अधिकारी युद्ध और संधि वार्ता का प्रधान था। सेनापति को सिंहनाद पुकारते थे। कुंतल घुड़सवार सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि पद का नाम था। जो गज सेना का प्रमुख होता था उसे स्कंदगुप्त कहा जाता था। सामंत महाराज प्रशासकीय कार्यों का हिसाब रखता था। विदेश विभाग के अधिकारी को महासंधि विग्रहाधिकृत और संदेशवाहकों को बीगाध्वज पुकारते थे। तो यहाँ पर से मंत्रिपरिषद के वर्णन के दौरान आपको जितने भी पद और मंत्रियों के नाम याद होंगे आप उन्हें लिख सकते हैं। यानी कि स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था और घुड़सवार सेना का प्रधान कुंतल था। सेनापति को सिंहनाद कहते थे। इतना भी अगर आप लिखते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं। प्रशासनिक इकाई से मतलब कि राज्य जो साम्राज्य था उसका विभाजन कैसा था। तो शासन प्रबंधी की सुविधा के लिए संपूर्ण राज्य को छोटी इकाइयों जैसे भुक्ति यानी प्रांत, विषय यानी जिला और गांवों में बांटा गया था। भुक्ति का मुख्य अधिकारी उपाधिक, विषय का मुख्य अधिकारी विषयपति तथा गांव का मुख्य अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। युएन सांग यानी कि हैन सांग के अनुसार राज्य के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था अथवा उसके स्थान पर भूमि अथवा शहर उनके नाम कर दिए जाते थे जिनकी आय उन्हें प्राप्त होती थी। उसके अनुसार राज्य की भूमि का 1/4 भाग बड़े प्रशासकीय अधिकारियों के लिए और अन्य 1/4 भाग राज्य के अन्य व्ययों और धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि जो भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुई थी वो उत्तर गुप्त काल से हुई थी और ख़ास तौर से हर्षवर्धन के शासनकाल से हुई थी। क्योंकि जहाँ पर ये सैनिकों को तो वेतन दे रहे थे नगद, लेकिन जो अधिकारी और मंत्री होते थे उन्हें नगद वेतन न देकर उन्हें भूमि दी जाती थी। बड़े बड़े शहर उन्हें दे दिए जाते थे जहाँ पर से मिलने वाला पूरा कर उनकी आय होता था, उनका वेतन होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हर्षवर्धन का पतन हुआ तो उसके बाद ये छोटे छोटे सामंत ही बड़े बड़े राजा में तब्दील हो गए होंगे और फिर हम यहीं पर से कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे सामंत थे यही फिर आगे चलकर गुर्जर, प्रतिहार और राजपूत आदि बने होंगे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कर व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य की आय का मुख्य साधन भाग यानी भूमि कर अथवा लगान था जो पैदावार का 1/6 भाग होता था और किसानों से अन्न के रूप में लिया जाता था। हिरण्य, बलि, चुंगी, बिक्री कर आदि अन्य कर थे और इसके अतिरिक्त भेंट और उपहारों से भी राज्य की आय होती थी। राज्य के व्यय के साधनों में सेना और निम्न अधिकारियों के वेतन का व्यय, राजा का व्यक्तिगत और महल का व्यय, सार्वजनिक निर्माण, दान आदि थे। हर्ष ने प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में धार्मिक उत्सव मनाने की व्यवस्था की थी। उसने अपने समय में प्रयाग में 6 बार धार्मिक उत्सव किए और उस अवसर पर वह अपनी 5 वर्षों की संचित की गई संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया करता था। यानी कि जो प्रयागराज है वहाँ पर हर 5 साल में हर 6 साल में एक उत्सव का आयोजन किया जाता था कुंभ के मेले की तरह। और फिर जब 5 साल तक ये संचित मुद्रा जो इसकी कोष में आती थी राजकोष में वो सब कुछ ये लुटा देता था। तो यानी कि ये बहुत बड़ा मार्क्सवादी था या फिर समाजवादी था ये भी हम कह सकते हैं। अब आजकल का किसी मार्क्सवादी इतिहासकार ने अगर हर्षवर्धन को पढ़ लिया तो वो तो यही कहेगा कि भैया बहुत बड़ा मार्क्सवादी था। फिर इसके बाद में हम इसकी सैन्य व्यवस्था को देखते हैं तो हर्ष ने एक विशाल सेना रखी थी। हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सैनिक सेना के मुख्य भाग थे। तलवार, भाले, कटार, तीर कमान, ढाल आदि शस्त्र आदि होते थे। घुड़सवार सेना का अध्यक्ष बृहस्पतिवार और पैदल सेना के अधिकारी बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहलाते थे। संपूर्ण सेना का प्रधान महासेनापति कहलाता था परंतु राज्य का सर्वोच्च सेनापति स्वयं सम्राट होता था। संभवतः सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो हर्ष के समय में न्याय व्यवस्था कठोर थी। अपराधियों पर जुर्माने ही नहीं होते थे अपितु नाक, कान, हाथ, पैर आदि काटना भी साधारण दंड था। यानी कि अंग भंग की सजा भी यहाँ पर दी जाती थी। हम कहते हैं कि अलाउद्दीन और बलबन बहुत कठोर शासक थे जहाँ पर अंग भंग दिया जाता था तो कठोर थे। तो फिर ये क्या थे, ये पप्पी लेते थे।
जी नहीं, ये भी नाक कान हाथ पैर जो हाथ में आता था वो सब काट देते थे अगर किसी ने गलती की है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी कठोर सज़ा होने के बाद भी दंड व्यवस्था कठोर थी, फिर भी उसके बाद भी गुप्तकाल की भांति यहाँ पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। जबकि गुप्तकाल में तो इतनी कठोर सजाएं भी नहीं दी जाती थी, लेकिन उसके बाद भी बताओ यहाँ पर सुरक्षा की कमी थी। जो चीनी यात्री बेचारा युआन चांग आया था और जो प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ें लिखता था हर्षवर्धन की, उसे मार्ग में कई बार लूटा गया। इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ था कि चोरी डकैती आदि बढ़ गए थे और राजमार्ग सुरक्षित नहीं थे। हम बात करें सभ्यता और संस्कृति की, तो हर्ष के समय में सभ्यता और संस्कृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए। गुप्त काल के समय से चली आ रही परंपराएं उस समय भी चलती रही। अब यहाँ पर हमने जो अभी समझे, यहाँ पर हमने उनकी मंत्री परिषद के बारे में समझे। अब हम यहाँ पर जो देखेंगे वो देखेंगे इनकी सभ्यता संस्कृति, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और जो शिक्षा साहित्य है, जो इसके समय के प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आपसे एक अलग प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के समय की या फिर उत्तर गुप्त काल की, यानी गुप्त काल के बाद के समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बताइए या फिर सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, तो भी आप इसे लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा उत्तर साबित होगा। तो दोस्तों, जो उत्तर उस समय का वर्णाश्रम प्रथा पूर्णतः स्थापित हो गई थी और विभिन्न उपजातियों का निर्माण भी होता रहा। यद्यपि अंतर्जातीय विवाह और खान पान संभव था, उस समय तक उनमें कुछ कठोरता आ गई थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक गिरी हुई नहीं थी, परंतु पतोन्मुख थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति में अब गिरावट आने लगी थी। सती प्रथा पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हो गई थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, परंतु स्त्रियों के व्यवहार पर बंधन थे, यानी कि पर्दा तो नहीं था, लेकिन क्या तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे जेठ जी यहाँ से जा रहे हैं और तुम पर्दा नहीं कर रही हो? इस तरह से एक सोच, एक माइंडसेट बनाना शुरू कर दिया था समाज ने और व्यवहारिक तौर पर बंधन लादने शुरू कर दिए थे, जो कि आगे चलकर फिर हर प्रकार से लागू हो गए। व्यक्तियों का नैतिक चरित्र अच्छा था, उनका भोजन और वस्त्र सात्विक व साधारण थे। मांस, लहसुन, प्याज और शराब का प्रयोग अधिक नहीं होता था। फिर दूसरे बिंदु पर हम इनकी आर्थिक स्थिति पर बात करें तो साधारणतया देश संपन्न था। अच्छी खेती, विभिन्न उद्योग और विदेशी व्यापार अब भी उनकी संपन्नता के मुख्य आधार थे। पेशावर, तक्षशिला और उत्तर पश्चिम के नगर हुणों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गए थे तथा मथुरा और पाटलिपुत्र की स्थिति अवनतन थी, पर यानी कि मथुरा और पाटलिपुत्र नए नगरों के रूप में बन रहे थे। प्रयाग, बनारस और कन्नौज संपन्न नगर थे। राजधानी कन्नौज एक संपन्न नगर के साथ साथ वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि चूंकि ये राजधानी ही थी। फिर इसके बाद हम इनकी धार्मिक स्थिति पर बात करते हैं। हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों ही धर्म भारत में लोकप्रिय थे। हिंदू धर्म की प्रगति हो रही थी और प्रयाग तथा बनारस उसके केंद्र स्थान थे। विष्णु, उसके विभिन्न अवतार और शिव हिंदुओं के लोकप्रिय देवता थे। बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का निर्माण विभिन्न स्थानों पर हो चुका था। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय की अपेक्षा महायान अधिक लोकप्रिय था। कश्मीर, जालंधर, कान्यकुब्ज, श्वेतपुर, गया आदि बौद्ध के प्रमुख केंद्र स्थान थे और नालंदा की ख्याति दूर दूर तक थी और बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख स्थान बन गया था। जैन धर्म भी भारत के विभिन्न स्थानों में प्रचलित था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें भले ही बहुत सारी हों, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने उत्तर में जगह दीजिए जो आपको बेहतर तरीके से याद हो। हर्ष का धर्म क्या था? यहाँ पर वाणभट्ट के अनुसार वह हिंदू शैव था और युआन चुआंग के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष भी अशोक की तरह प्रारंभ में हिंदू था और शिव तथा सूर्य का उपासक था, परंतु अपने बाद के समय में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। दोस्तों, जो भी दुनिया में या फिर भारत की ही बात करें, जो भी महान इंसान हुए हैं,
उनके विषय में ये हमेशा मत रहा है कि उनका वास्तविक धर्म क्या था और उनका झुकाव ज़्यादातर किस धर्म की ओर था। चाहे हम कबीरदास की बात कर लें तो कबीरदास को लेकर भी ये कन्फ्यूज़न होती है कि हिंदू कहते हैं कि हमारा है और मुस्लिम कहते हैं कि हमारा है। और जब कबीर जिंदा थे तो किसी ने उनकी इज्जत नहीं की। मुस्लिम कहते थे कि तुम मुस्लिम नहीं हो और हिंदू कहते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, क्योंकि कबीरदास सबकी क्लास लेते थे। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मुल्ला चय बाग देख के बहरा हुआ खुदाए, इस तरह की बात करते थे। फिर ब्राह्मण ने कहा बहुत बढ़िया कबीर, तो फिर ब्राह्मण को भी कह दिया उन्होंने कि क्या तो कहा था कि मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ मुड़ाए से भेड़ न बैकुंठ जाए। मैं शायद सही से दोहे ना बोल पाऊँ, लेकिन इस तरह से कबीर दोनों धर्मों पर चोट करते थे। इसी तरह अशोक की बात करें तो अशोक हिंदू थे या मुस्लिम थे, इस पर भी डिबेट रहती है। तो इस तरह से ऐसे लोग जिन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, उनके समय पर शायद लोगों ने उनकी इज्जत नहीं की, लेकिन जब वो मर गए और जब वो प्रसिद्ध हो गए और उनके नाम के आगे महान लग गया तो हर कोई अपना संबंध उनके साथ स्थापित करने लगा। यही दुनिया का दस्तूर है, जब तक आप कुछ नहीं होते तो लोग आपको नहीं जानते, और जब आप बहुत कुछ हो जाते हैं तो फिर लोग अपना नाम आपके साथ जोड़ने लगते हैं। अब हम यहाँ पर शिक्षा और साहित्य की बात करते हैं। हर्ष स्वयं विद्वान था और उसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष के समय में संस्कृत भाषा प्रगति पर थी। हर्ष ने स्वयं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नाटकों की रचना की। उसने नालंदा के विश्वविद्यालय को सहायता दी तथा चीनी यात्री युआनच्वांग और अन्य अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। यह कहा गया कि वह अपनी आय का चौथा हिस्सा शिक्षा और विद्वानों पर व्यय करता था। बाणभट्ट उसका दरबारी विद्वान था जिसने कादंबरी और हर्ष चरित्र लिखा था। इसके अतिरिक्त मयूर, दिवाकर, जयसेन आदि विद्वान भी उसके दरबार में थे। नालंदा, वल्लभी और विद्वान दिवाकर विंध्य वन में स्थित थे। विद्यालय उस समय का मुख्य केंद्र था। जो विद्वान दिवाकर इनके दरबार में थे, उनका विंध्य वन में स्थित विद्यालय उस समय का एक प्रमुख केंद्र था शिक्षा का, जैसे कि नालंदा था, जैसे कि वल्लभी था। और वल्लभी, आपको पता होगा कि वल्लभी में ही जो जैन धर्म के ग्रंथ है उनकी रचना हुई। दोस्तों, यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस तरह से थोड़ी बहुत गलतियाँ आपको दिख जाएंगी और राइटिंग भी उतनी परफेक्ट है नहीं, लेकिन बस एक ही बात है, आपको मतलब है चीज़ों को समझने से और मुझे मतलब है चीज़ों को समझाने से। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। हर्ष के समय में भी भारतीय संस्कृति का प्रसार विदेशों में हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंदू धर्म प्रगति पर रहा और नालंदा से अनेक विद्वान चीन और तिब्बत गए। चीन जाने वाले विद्वानों में कुमारजीव, परमार्थ, सुभांग, धर्मदेव प्रमुख थे और तिब्बत जाने वाले विद्वानों में शांत रक्षित, और ये भाई साहब का नाम है पद्म संभव, और कमलशील, स्थिरमती और बुद्धि कीर्ति आदि शामिल थे। इनमें से एक दो का नाम भी अगर आप लिख देते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ये मत लिखना कि चीन कौन गया था, तिब्बत कौन गया था, आप मिलाकर लिख सकते हैं कि ये चीन और तिब्बत गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया हर्ष के शासनकाल में। उन विद्वानों में स्थानीय भाषाओं में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया और वहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार में एक बड़ा भाग लिया। इसके बाद में इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से हर्ष का समय सुरक्षा और प्रगति का था। अब हम हर्ष का मूल्यांकन करते हैं, हर्ष का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं। हर्ष उत्तर भारत के महान शासकों में से एक था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने हर्ष के विषय में लिखा है कि हर्ष हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता था और उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक एकता की पुनः स्थापना के सभी सफल प्रयत्न समाप्त हो गए। हर्ष के समय में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। वह उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करता था। घूम घूम कर शासन की देखभाल करना और प्रयाग की सभाओं में अपने सभी धन को दान कर देना उसकी अपनी विशेषता थी। हर्ष धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। प्रारंभ में वह शिव भक्त था। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में उसे परम महेश्वर बताया गया है। प्रत्येक युद्ध पर जाने से पहले वह रुद्र शिव की पूजा करता था।
संभवतः 643 ईस्वी में ह्यून सांग, जिसे हैन सांग भी कहते हैं, उसने महायान बौद्ध धर्म में दीक्षित इसे करवा दिया। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो जाने के पश्चात भी वह हिंदू धर्म में अपनी आस्था प्रकट करता रहा। उसने महायान संप्रदाय को एक नवीन जीवन दिया। उसके संरक्षण को प्राप्त करके नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा और बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र स्थान के रूप में पल्लवित हो सका था। तो यहाँ पर एक बेहतर शासक के साथ साथ ये एक धार्मिक व्यक्ति भी सहिष्णु थे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष हम इन्हें कह सकते हैं। सम्राट हर्ष के उत्तराधिकारियों की बात करें तो सम्राट हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण उसके मंत्रियों और सरदारों ने उसकी मृत्यु के उपरांत उसके राज्य को आपस में बांट लिया और इस प्रकार उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गया। दोस्तों, यहाँ पर इतिहास में एक थ्योरी ये भी बनती है, चूँकि हर्षवर्धन के साम्राज्य में संस्कृत भाषा को ज़्यादा महत्व था। हालांकि ये राजभाषा तो नहीं थी और आम लोग संस्कृत बोल नहीं पाते थे, लेकिन संस्कृत के विकास का ये काल था और संस्कृत का सम्मान था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सामंत थे, जो सरदार थे, जिन्हें असल में राजपुत्र कहा जाता रहा होगा, यानी कि राज्य के अधिकारी कहा जाता होगा राजपुत्र, ये आगे चलकर जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और साम्राज्य अलग अलग बटा, तो इन्होंने अपने छोटे छोटे साम्राज्यों का निर्माण कर दिया और राजपुत्र से यही राजपूत बने होंगे, क्योंकि हर्ष का साम्राज्य गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में भी था, जहाँ पर गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य और राजपूत जैसे वंशों का उद्भव हुआ। राजपूत के 36 वंशों का उद्भव हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि हर्ष का एक महत्वपूर्ण योगदान था उन छोटे छोटे साम्राज्यों के उदय होने में। अब इसके बाद हम इसी चीज़ को बुक के जरिए समझने वाले हैं और बुक से हर्ष के पूरे जीवन को पढ़ने वाले हैं। अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं या फिर आप कम समय में ही चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो जो मैंने नोट्स से आपको हर्षवर्धन के बारे में समझाया, जो मैंने हर्षवर्धन के बारे में स्रोत या फिर उनके मंत्रिपरिषद की बात करें या फिर उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करें, उनका मूल्यांकन करें, तो वो सभी चीज़ें उससे कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में समय है और आप इस बात में रुचि लेते हैं कि आपको ये जानना है कि गुप्त काल के बाद में क्या हुआ और हर्षवर्धन कैसे हर्षवर्धन बना, बहुत विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पर से अब मैं उसी बात को आपको प्रॉपर बुक से पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जो कि LP शर्मा द्वारा ये लिखी गई है, जो कि मैंने आपको नोट्स में समझाया। मैंने आपको नोट्स में जो बताया, मैंने यहाँ पर से पहले बुक से पढ़ा था, उसके बाद में शॉर्ट करके नोट्स बनाए और फिर उन नोट्स से आपको समझाया था। लेकिन अगर आपके पास में समय है तो आप पूरी तरह से विस्तार पूर्वक कहानी को सुनिए कि गुप्त काल के पश्चात उत्तर भारत की क्या स्थिति थी और कैसे सम्राट हर्षवर्धन का उदय होता है। तो आइए हम देखते हैं और शुरुआत करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर गुप्तास पीरियड एंड एम्पायर हर्षवर्धन। दोस्तों, गुप्त काल के पश्चात उत्तर भारत में क्या स्थिति थी, यहाँ पर पहले भाग में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। गुप्त साम्राज्य के नष्ट हो जाने के पश्चात उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इन राज्यों में मुख्य राज्य परवर्ती गुप्त राजा, मौखरी राजा, मैत्रक राजा और पुष्यभूति वंश के वर्धन राजाओं के थे। कुछ समय के लिए यशोधर्मा ने भी मालवा में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। इस काल में एक योग शासक मालवा का यशोधर्मा हुआ। यद्यपि उसका शासन अल्पकालीन रहा, मंदसौर के 2 अभिलेखों से यशोधर्मा की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। उसमें उसे उत्तर भारत का एक महान विजयी सम्राट बताया गया है। यशोधर्मा 530 ईस्वी के लगभग मालवा का शासक बना और उस समय हुड़ों और वाकटक शासकों के आक्रमणों के कारण मालवा अराजकता की स्थिति से गुजर रहा था। ऐसे समय में यशोधर्मा ने, जो एक स्थानीय सामंत था, अपने आप को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और यशोधर्मा की एक मुख्य विजय
हुड़ शासक मेहर कुल के विरुद्ध रही। मेहर कुल भारत में पर्याप्त अंदर तक आक्रमण कर रहा था और गुप्त शासक उसे पूर्णतया परास्त करने में असमर्थ थे। यशोधर्मा ने मेहर कुल को पूरी तरह पराजित किया और उसे पीछे हटने के लिए बाध्य किया। इस विजय से उसके सम्मान में वृद्धि हुई और यशोधर्मा ने गुप्त शासक बालादित्य और वाकाटक शासकों से भी युद्ध किए, जिसमें वह सफल रहा। संभवतया मालवा की सीमाओं के बाहर भी उसने राज्य विस्तार किया और 543 ईस्वी से पूर्व ही यशोधर्मा की मृत्यु हो गई और संभवतया परवर्ती गुप्त शासकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार यशोधर्मा का शासनकाल बहुत थोड़ा रहा। उसका मुख्य गौरव हुड़ों को परास्त करने में रहा। अपने जीवन में वह अपने सभी विरोधियों के विरुद्ध सफल रहा, परंतु वह एक दृढ़ साम्राज्य की स्थापना करने में असफल रहा। उसका राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही नष्ट हो गया। यशोधर्मा के उत्थान ने गुप्त साम्राज्य के पतन में भाग लिया। उसकी सफलताओं ने मोखरी वंश और परवर्ती गुप्त शासकों की महत्वाकांक्षाओं को जागृत किया, जिनमें वे गुप्त साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हुए और गुप्त साम्राज्य के विघटन का कारण बने। यानी कि जो मालवा का ये यशोधर्मा राजा था, वो शुरुआत में गुप्तों का ही एक सामंत हुआ करता था, लेकिन जब उसने देखा कि इनसे कुछ हो नहीं रहा है, हुण जब आ रहे हैं तब इन्हें लूट कर चले जा रहे हैं और इनसे कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है, तो उसने खुद जो शासक थे, जो आक्रांता थे, हुण शासक थे, उन्हें पराजित किया और न केवल उन्हें पराजित किया बल्कि गुप्त शासक बालादित्य को भी पराजित किया और दूसरे राजाओं को भी पराजित किया। जब ये इतना विजय हुआ या फिर इतना बड़ा साम्राज्य इसने धीरे धीरे बना लिया, हालांकि ये अपना एक बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाया, उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसने अपने साथ के जो साथी थे उन्हें इनकरेज किया, यानी कि उन्हें प्रभावित किया कि तुम भी कर सकते हो। और फिर आगे चलकर मोखरी वंश की बात हो या फिर जो पुष्यभूति वंश के शासक हो, इन्होंने भी कोशिश की और धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। परवर्ती गुप्त राजाओं ने मगध से अपने शासन की शुरुआत की अथवा मालवा से मगध पर अधिकार किया, यह स्पष्ट नहीं है। उनका यशस्वी गुप्त सम्राटों से क्या संबंध था, यह भी स्पष्ट नहीं है, परंतु अधिकांशतः यह विश्वास किया जाता है कि उनका वंश गुप्त सम्राटों से पृथक था और वे भी अन्य नवीन राजवंशों की भांति गुप्त सम्राटों के अधीन सामंत अथवा प्रांतपति थे। परवर्ती गुप्त सम्राटों में कई शासक योग्य हुए और उनका साम्राज्य ब्रह्मपुत्र नदी तक फैल गया। सम्राट कुमारगुप्त, जिनका शासनकाल 540 से 560 ईस्वी था, इनके समय में उनकी प्रतिद्वंदिता मोखरी वंश के सम्राटों से आरंभ हुई और अंत में उनके सम्राट महासेन गुप्त को मगध छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और वे मालवा चले गए। परंतु मालवा में भी कलचुरी और चालुक्य शासकों के आक्रमणों ने उनकी शक्ति को दुर्बल बनाया। अंत में परवर्ती गुप्त सम्राट थानेश्वर के बर्धन सम्राटों के सामंत मात्र रह गए। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य, जिन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य को इतना विशाल बना लिया था और एक समय आने पर ये श्रीलंका तक पहुंच गए थे, अब इनकी स्थिति ये हो गई थी कि ये अपने सामंत के ही अधीन हो गए थे। और इस समय पर मोखरी वंश सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वंश के रूप में उभर रहा था। मोखरी वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। उसके प्रथम शासक हरिवर्मा ने अपने पुत्र का विवाह परवर्ती गुप्त सम्राट हर्षगुप्त की बहन हर्षगुप्ता से किया था, परंतु बाद में परवर्ती गुप्त सम्राट की दुर्बलता से उन्होंने लाभ उठाना चाहा, जिसके कारण उन राजवंशों के पारस्परिक संबंध खराब हो गए और मोखरी वंश के शासकों ने मगध पर अधिकार कर लिया। इस वंश के शासकों ने ईशान वर्मा और सर्ववर्मा सबसे अधिक शक्तिशाली हुए। उनके समय में उनका राज्य उत्तर प्रदेश, मगध, बुंदेलखंड, दक्षिण पूर्वी पंजाब और बंगाल के कुछ भागों पर था। ईशान वर्मा ने आंध्र शासक को पराजित किया और संभवतः आंध्र प्रदेश का कुछ भाग भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था।
थानेश्वर के पुष्यभूमि वंश के शासक भी उसके अधीन थे, परंतु ग्रहवर्मा के समय में राज परिवार के सदस्यों के पारस्परिक झगड़ों के कारण मोकरी वंश की शक्ति विभाजित हो गई और उसके शत्रुओं ने इसका लाभ उठाया। बंगाल के शासक शशांक ने बंगाल में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ग्रहवर्मा ने थानेश्वर की प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से विवाह किया था। जब ग्रहवर्मा जो राजश्री थी यह हर्षवर्धन की ही बहन थी और ग्रहवर्मा उनके जीजा थे। ठीक है। ग्रहवर्मा परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त के हाथों मारा गया तथा मोकरी वंश दुर्बल हो गया। बाद में उसके संबंधी हर्ष ने उसके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। मोकरी वंश एक दृष्टि से विशेष महत्व रहा और अपने समय में इस वंश के शासकों ने उत्तर पश्चिम के हुड़ आक्रमणों को रोकने में सफलता पाई। ईशान वर्मा के समय जो हुड़ों के आक्रमणों का सफलता से मुकाबला किया और भारतीय सभ्यता उन बर्बर हुड़ अत्याचारों से बच गई। मैत्रक वंश ने इस समय जो कि मैत्रक वंश भी था अपना स्वतंत्र राज्य सौराष्ट्र में स्थापित किया। सौराष्ट्र यानी कि आज का गुजरात, और वल्लभी उनकी राजधानी थी और प्रायः 300 वर्ष तक मैत्रक वंश के शासकों ने सफलतापूर्वक सौराष्ट्र पर शासन किया और वल्लभी संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र स्थान बन गया। अंत में संभवतः सिंध और अरब आक्रमणकारियों ने उनके राज्य को समाप्त कर दिया, परंतु थानेश्वर के वर्धन सम्राट इन सभी शासकों की तुलना में आगे बढ़ गए। थानेश्वर के राजा पहले मोकरी वंश के सम्राट के अधीन थे, परंतु बाद में उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक बना लिया। बाण भट्ट के यह चरित्र के अनुसार इस राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। आरंभ में 3 शासकों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जो आरंभ के रहे। तीसरे शासक आदित्य वर्धन ने परवर्ती गुप्त सम्राट महासेन गुप्त की बहन से विवाह किया और उन्हीं का पुत्र प्रभाकर वर्धन था जिसने इस वंश के साम्राज्य और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। प्रभाकर वर्धन ने पश्चिम और दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मोकरी शासक ग्रहवर्मा से किया। यानी कि यहाँ पर जो पुष्यभूति था वो इनका संस्थापक था, जिसके कारण इस वंश को पुष्यभूति भी कहा जाता है। पुष्यभूति के बाद में जो 3 शासक हुए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद में जो अगले शासक होते हैं जिनका नाम हमें पर मिलता है प्रभाकर वर्धन, वो कि एक प्रतापी शासक हुए और मोकरी वंश के जो राजा थे ग्रहवर्मा, उनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किया। यहाँ पर उनका झगड़ा मालवा के नवीन शासक देवगुप्त से हुआ, जिसने महासेन गुप्त के पुत्रों को राज्य से वंचित करके थानेश्वर में शरण लेने के लिए बाध्य किया। 600 ईस्वी के लगभग प्रभाकर वर्धन की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसके पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हुड़ों से युद्ध करने हेतु गए हुए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। राज्यवर्धन बहुत थोड़े समय शासन कर सका। जब वह सिंहासन पर बैठा, बंगाल में शशांक ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर दिया। शशांक ने उड़ीसा, कोडुंडा और गंजम तक अपने राज्य का विस्तार करके कन्नौज को जीतने की इच्छा की और परंतु कन्नौज के मोकरी शासक ग्रहवर्मा ने थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से विवाह करके अपनी स्थिति को दृढ़ कर दिया था, क्योंकि इस समय मोकरी वंश थोड़ा कमजोर हो रहा था और जो पुष्यभूति वंश है वो थोड़ा मजबूत हो रहा था। इसीलिए प्रभाकर वर्धन की पुत्री से यहाँ पर ग्रहवर्मा ने विवाह किया था। इस कारण शशांक ने प्रभाकर वर्धन के शत्रु और मालवा के परवर्ती गुप्त सम्राट के देवगुप्त से संधि कर ली। इस प्रकार जिस समय राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा उस समय थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश विवाह संबंधों से परस्पर जुड़े हुए थे और उनके शत्रु शासक मालवा के देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने अपना आपस में संधि कर रखी थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के होते ही देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण किया और शशांक ने उसकी सहायता की। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा यानी कि यहाँ पर हर्ष के जीजा जी को मार दिया और उसकी पत्नी राजश्री को कैद कर लिया। जैसे ही यह समाचार थानेश्वर पहुंचा तो राज्यवर्धन
तुरंत कन्नौज पहुंचा और उसने देवगुप्त को परास्त कर उसे मार दिया। और यह स्पष्ट पता नहीं लगा कि राज्यवर्धन किस प्रकार मारा गया। यद्यपि बाणभट्ट और युआनचांग यानी कि जो हैंसांग है, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जो हैंसांग है या फिर इत्सिंग है या फिर फायान है, इनके नाम एनसीईआरटी में या फिर कुछ जो ज़्यादा प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जैसे एलपी शर्मा हो या फिर और कुछ हो, यहाँ पर इनके नाम इस तरह से थोड़े बदले हुए हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो युआनचांग है वही हैंसांग है। और दोनों ही बताते हैं कि शशांक ने धोखे से यहाँ पर जो राज्यवर्धन था, जो पुत्र था, उसकी हत्या कर दी। और फिर यह स्पष्ट पता नहीं लगता कि राज्यवर्धन किस प्रकार मारा गया। और यद्यपि इन दोनों इतिहासकारों ने बताया कि उसका काम तमाम कर दिया गया था और अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष 606 ईस्वी में ही राज्यवर्धन मारा गया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई हर्षवर्धन थानेश पर बैठा। यानी कि 1 साल तक ही ये शासन कर पाया और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद अब हम दूसरा अध्याय यहाँ पर देखते हैं, दूसरा कॉलम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल शुरू होता है 606 से 647 ईस्वी। वर्धन सम्राटों में हर्षवर्धन सबसे अधिक यशस्वी और प्रतापी सम्राट हुआ। यद्यपि साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन को महान स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु एक योग्य, सहिष्णु और उदार शासक की दृष्टि से उसका स्थान महत्वपूर्ण है। सम्राट हर्ष का सबसे पहला काम अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपनी सेना को लेकर कन्नौज की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे सूचना मिली कि देवगुप्त ने उसकी बहन राजश्री को कारागार से मुक्त कर दिया है और वह विंध्याचल पर्वत के जंगलों में चली गई है। हर्ष ने सर्वप्रथम राजश्री को खोजा और उसे उस समय पाया जब वह चिता में जलकर अपने आप को समाप्त करने को तत्पर थी। उसे अपने साथ ले आया और तत्पश्चात उसने कन्नौज के शासन को संभाला। यहाँ पर जो राजश्री के जलने का प्रसंग है, इससे ये प्रमाणित होता है कि इस समय सती प्रथा एक बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर हम राज्य स्रोत सामग्री की बात करें, सोर्सेस मटेरियल की बात करें, तो हर्षकालीन इतिहास को जानने के मुख्य साधन बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र और चीनी यात्री युआनचांग के वर्णन है। यद्यपि कुछ सहायता हमें नालंदा, मधुबन, सोनीपत और बांसखेड़ा के अभिलेखों तथा तत्कालीन सिक्कों से भी प्राप्त होती है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी विद्वान था और युआनचांग को हर्ष ने सम्मान और संरक्षण प्रदान किया था। इस प्रकार उसके विवरणों को हमें सावधानी से देखना पड़ता है। तब भी हर्ष की विजयों, शासन कार्य और उसके समय के समाज, आर्थिक व्यवस्था, धर्म आदि के बारे में जानने के लिए हमें मुख्यतः उन्हीं पर निर्भर करना पड़ता है, इन्हीं इतिहासकारों और इन्हीं व्यक्तियों पर। फिर इसके बाद में हम युद्ध और राज्य विस्तार की बात में देखें तो बैटल एंड सेल्फ एंड स्टेट स्टैंड। युआनचांग के अनुसार हर्ष ने सम्राट बनने के पश्चात 6 वर्षों में ही भारत के 5 खंडों को विजय कर लिया। परंतु युआनचांग का कथन विश्वसनीय नहीं है। संभवतः 6 वर्षों तक हर्ष को बहुत अधिक युद्ध करने पड़े थे, परंतु ये युद्ध इन्हीं वर्षों तक सीमित न थे, अपितु उसने समय समय पर अपने शासन के आरंभ से अंत तक युद्ध किए। हर्ष ने बंगाल के शासक शशांक से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली थी। इस कारण उसका सबसे पहला अभियान शशांक के विरुद्ध हुआ था। मार्ग में उसे कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का एक दूत मिला, जिसने अपने शासक की ओर से संधि का प्रस्ताव रखा। भास्कर वर्मा और शशांक एक दूसरे के शत्रु थे। हर्ष ने इसका लाभ उठाया और भास्कर वर्मा से संधि कर ली। राजश्री को जंगल से वापस लाकर हर्ष ने बंगाल पर आक्रमण किया और इस कार्य में भास्कर वर्मा ने उसकी सहायता की, परंतु अपने इस प्रारंभिक अभियान में हर्ष को विशेष सफलता नहीं मिली। यहाँ पर हम हर्ष के पूरे साम्राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि जो हर्ष का साम्राज्य है, आप ये देखिए, जो नर्मदा नदी यहाँ पर सीमा बना रही है और उत्तर में ये सतलज नदी यानी कि कश्मीर भी इसके राज्य का हिस्सा नहीं था, पंजाब वाले क्षेत्र तक है और इधर
गुजरात भी है, राजस्थान भी इसके क्षेत्र में नहीं था, जैसे हम राजपूताना कहते थे। और जो जो यहाँ पर आपको ये लाइन लाइन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये सभी यहाँ पर हर्षवर्धन का साम्राज्य था। तो यहाँ पर हर्षवर्धन को विशेष सफलता नहीं मिली। 637 ईस्वी तक शशांक बंगाल के अधिकांश भाग और उड़ीसा पर शासन करता रहा, यह प्रमाणित होता है। परंतु शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्ष और भास्कर वर्मा ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया और उस पर अधिकार करने में सफलता पाई। भास्कर वर्मा ने पूर्वी बंगाल और हर्ष ने पश्चिमी बंगाल पर अधिकार कर लिया। डॉक्टर आर.सी. मजुमदार का कथन है कि हर्ष ने शशांक की मृत्यु के पश्चात मगध और उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया। हर्ष ने अपने शासन के प्रारंभ होने के 6 वर्ष पश्चात कन्नौज पर अधिकार किया। युआन चांग के अनुसार हर्ष ने कन्नौज पर शुरू से ही अधिकार कर लिया था, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं होता। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात शशांक ने किसी गुप्तवंशीय व्यक्ति, संभवतः देवगुप्त के भाई सुरसेन को कन्नौज का शासक बना दिया था। हर्ष ने उससे कन्नौज को छीना और प्रारंभ में अपनी बहन राजश्री की ओर से कन्नौज के शासन की देखभाल की। प्राय 6 वर्षों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात उसने कन्नौज को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। पश्चिम भारत में मालव, गुर्जर और गुजरात के शासक वर्धन सम्राटों के शत्रु थे। हर्ष ने अपने पूर्वजों से इसी परंपरागत शत्रुता को प्राप्त किया था। हर्ष ने गुजरात के शासक ध्रुवसेन द्वितीय और ध्रुव भट्ट, यानी कि ध्रुवसेन द्वितीय को ही ध्रुव भट्ट कहा जाता था, इसे परास्त किया, परंतु बाद में ध्रुवसेन ने गुर्जर और निकट के अन्य शासकों की सहायता लेकर अपनी स्थिति को पुनः दृढ़ कर लिया। अंत में ध्रुवसेन ने हर्ष की पुत्री से विवाह कर लिया और यह शत्रुता समाप्त हो गई। डॉक्टर डी.सी. सरकार का कथन है कि गुजरात वल्लभी के शासक हर्ष के अधीन हो गए थे। यद्यपि डॉक्टर आर.सी. मजुमदार का कहना है कि गुजरात के शासकों ने कभी भी हर्ष के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। दक्षिण भारत की ओर हर्ष की प्रगति का विशेष विरोध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किया, जो दक्षिण का सार्वभौम सम्राट बनने का प्रयत्न कर रहा था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का मुकाबला नर्मदा नदी के निकट अथवा डॉक्टर आर.सी. मजुमदार के अनुसार उसके पर्याप्त उत्तर में हुआ। यह युद्ध कब हुआ, इस विषय में किसी भी इतिहासकार के पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए इतिहासकारों में मतभेद है। परंतु डॉक्टर अल्तेकर का विचार अधिकांशतया मान्य है और उनके अनुसार यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के मध्य किसी समय में हुआ। इस युद्ध में हर्ष की विजय नहीं हुई और उसे वापस लौटना पड़ा। 643 ईस्वी में हर्ष ने गंजम जिले के कोगोमडा नामक स्थान पर अधिकार कर लिया, परंतु यह कार्य पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ही संभव हो पाया। सिंध, कश्मीर और नेपाल पर हर्ष का अधिकार नहीं था। कुछ विवरण ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे अनुमान किया जाता है कि इन राज्यों से उसके झगड़े हुए, परंतु संभवतः वे सीमावर्ती झगड़े मात्र थे। हर्ष इनमें से किसी भी राज्य पर अधिकार न कर सका। इस प्रकार यह माना जाता है कि हर्ष ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। बाणभट्ट और युआन चांग के विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साम्राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत शामिल था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इसे स्वीकार भी किया है। केम पर्निकर के अनुसार उसका राज्य कामरूप यानी असम से कश्मीर तक और हिमाचल पर्वत से यानी हिमालय पर्वत से विंध्याचल पर्वत तक था। परंतु डॉक्टर आर.सी. मजुमदार ने इस मत का खंडन करते हुए लिखा है कि हर्ष का साम्राज्य पूर्वी पंजाब, गंगा यमुना का दोआब, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में सम्मिलित थे, न कि संपूर्ण उत्तर भारत में। इसमें भी बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल पर यानी कि जो पूर्वी बंगाल था उसे उसने बाद के समय में अधिकार किया। उत्तर भारत के अन्य भाग जैसे कश्मीर, जो पूर्वी बंगाल है, पश्चिम बंगाल पर उसका अधिकार था, पूर्वी बंगाल पर उसका अधिकार नहीं था। यहाँ पर दोनों जगह पर इन्होंने पश्चिम बंगाल किए हैं, तो यहाँ पर बुक की मिसप्रिंट है। तो पूर्वी बंगाल, सिंध, गुजरात, राजपूताना, नेपाल, उत्तरी और पूर्वी बंगाल तथा कामरूप आदि राज्य स्वतंत्र थे। डॉक्टर डी.सी. सरकार के अनुसार वल्लभी, गुजरात और कच्छ के शासकों ने हर्ष के स्वामित्व को स्वीकार किया था।
तो हम यहाँ पर उन्हीं इतिहासकारों की बातों को मानेंगे और उन्हें ये लिखेंगे जिनकी बातें मैप से सिद्ध होती है। यानी कि जो जो चीज़ें हमने मैप में देखी, जो जो क्षेत्र मैप में आते हैं और उन्हें जो जो स्वीकार करता है उस इतिहासकार की बात को हम मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने जो बताया है वे ज़्यादातर क्षेत्र सम्मिलित हैं। वहीं डॉक्टर डी.सी. सरकार ने गुजरात का हर्ष के अधीन होना बताया है। ये भी हमने पढ़ा है कि गुजरात हर्ष के अधीन था। तो इस तरह से अगर आप मैप को अच्छे से समझ लिए होंगे जो हमने हर्ष का क्षेत्र अभी देखा था, तो आप बहुत अच्छे से विवरण भी कर सकते हैं। शासन प्रबंध की बात करें तो हर्ष का शासनकाल या फिर शासन प्रबंध अन्य प्राचीन हिंदू सम्राटों की भांति था। सम्राट शासन का प्रधान होता था। राज्य की सभी कार्यकारिणी, कानून निर्मात्री एवं न्याय संबंधी शक्तियाँ उसमें केंद्रित थी। वही राज्य का सबसे बड़ा सेनापति था। हर्ष ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। हर्ष एक योग्य और परिश्रमी शासक था। सभी प्रकार से जनता की भलाई करना अपना कर्तव्य मानता था और हर्ष राज्य कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहता था, जिसके कारण उसके पास समय का अभाव रहता था। वर्षा काल के अतिरिक्त अन्य सभी समय हर्ष स्वयं घूम घूम कर शासन की देखभाल करता था और स्वयं नगरों में ही नहीं अपितु गांवों में भी जाकर नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो पर्याप्त प्रभावपूर्ण थी। मंत्री परिषद आंतरिक और विदेश नीति दोनों में ही क्रियाशील थी। स्वयं हर्ष को सम्राट बनाने के लिए मंत्री परिषद ने निश्चय किया था। मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य में अनेक अधिकारी थे। बाण भट्ट के हर्षचरित्र में ऐसे अधिकारियों की एक लंबी सूची दी गई है। प्रत्येक प्रशासकीय विभाग में अनेक छोटे और बड़े अधिकारी होते थे। बड़े असैनिक अधिकारियों के लिए एक पद कुमार मात्यों का होता था। अवंती नामक अधिकारी युद्ध और संधि वार्ता का प्रधान था। सेनापति को सेहनाथ पुकारते थे। कुंतल घुड़सवार सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। सामंत महाराज प्रशासकीय कार्यों का हिसाब रखता था। विदेश विभाग के अधिकारी को महासंधि विग्रहाधिकृत और संदेश वाहकों को दीर्घध्वज पुकारते थे। शासन प्रबंध की सुविधा के लिए संपूर्ण राज्य को छोटी इकाइयों जैसे भुक्ति यानी प्रांत, विषय यानी जिला और गांवों में बांट दिया गया था। हर्ष के समय में सामंत महाराज अथवा महासामंत नामक पद का प्रयोग भी होता था। संभवतः यह उन शासकों के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो अधीनस्थ तो थे किंतु अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे, यानी कि जिनके पास में अपने कार्य करने की स्वतंत्रता थी। एक प्रकार से हम इन्हें स्वराज स्टेट के रूप में कह सकते हैं। भुक्ति का मुख्य अधिकारी उपारिक और विषय का मुख्य अधिकारी विषयपति, गांव का मुख्य अधिकारी क्रमिक, सभी विभागों का निरीक्षक सर्वाध्यक्ष, कागजों की देखभाल करने वाला पुस्तपाल और लिखने वाला अधिकारी कर्णिक कहलाता था। इस प्रकार हर्ष के समय में राज्यों की इकाइयां और शासन अधिकारी प्रायः गुप्त सम्राटों की ही भांति थे। हर्ष के समय में सभी बड़े प्रशासकीय अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी। इसी कारण हर्ष के शासनकाल में सामंतवादी प्रथा में वृद्धि हुई। युआन च्वांग अथवा हेन च्वांग के वर्णन के अनुसार ये राज्य के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को उनका वेतन नगद नहीं दिया जाता था, अपितु उसके स्थान पर भूमि अथवा शहर उनके नाम का दिए जाते थे जिनकी आय उन्हें प्राप्त होती थी। और उसके अनुसार राजा की भूमि का 1/4 भाग बड़े प्रशासकीय अधिकारियों के लिए और अन्य 1/4 भाग राज्य के अन्य व्ययों तथा धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित रखा गया था। हर्ष के समय में प्रजा का कर भार अधिक न था और उसी के अनुकूल राज्य का शासन व्यवस्था भी कम था। शासन व्यय भी कम था, जिसके कारण राज्य की आय का अधिकांश भाग सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग में आता था। राज्य की आय का मुख्य साधन भाग यानी भूमि कर यानी लगान था, जो पैदावार का 1/6 भाग होता था और किसानों से अन्न के रूप में लिया जाता था। हिरण्य, बलि, चुंगी, बिक्री कर आदि अन्य कर थे। इनके अतिरिक्त भेंट और उपहार से भी राज्य की आय होती थी। राज्य के व्यय के साधनों में सेना और निम्न अधिकारियों के वेतन का व्यय
राजा का व्यक्तिगत और महल का व्यय, सार्वजनिक निर्माण कार्य, दान आदि थे। हर्ष ने प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में धार्मिक उत्सव मनाने की व्यवस्था की थी। उसने अपने समय में प्रयाग में 6 बार धार्मिक उत्सव किए थे और जो उस समय उस अवसर पर वह अपने 5 वर्षों की संचित की गई संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया करता था। चूंकि उसने हर 6 साल के 6 बार आयोजित किया, तो यानी कि 36 सालों तक लगातार उसने इस काम को आयोजित किया होगा। हर्ष ने एक विशाल सेना रखी थी। हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सैनिक सेना के मुख्य भाग थे। युआन के अनुसार उसके समय में 60,000 हाथी, 50,000 घुड़सवार और 1 लाख पैदल सेना थी। युआन ने लिखा है कि पैदल, घुड़सवार, रथसवार और गज सेना राज्य की सेना के प्रमुख अंग थे। हाथियों को जिराहा बख्तर पहनाया जाता था और उनकी सूंड में तेज धार वाले शस्त्र लगा दिया जाता था। सेनापति हाथी पर बैठकर युद्ध करता था और रणों में 4 घोड़े जुते होते थे और उनमें उच्च अधिकारी बैठकर युद्ध करते थे। पैदल सैनिकों के पास लंबी तलवारें, भाले, कटार, तीर कमान, ढाल आदि शस्त्र होते थे और वे बहुत साहसी तथा कई पीढ़ियों से सैनिक प्रशिक्षण में थे। घुड़सवार सेना का अध्यक्ष बृहस्पतिवार और पैदल सेना के अधिकारी बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहलाते थे। संपूर्ण सेना का प्रधान महासेनापति कहलाता था, परंतु राज्य का सर्वोच्च सेनापति स्वयं सम्राट होता था। संभवतः सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। हर्ष के समय में न्याय व्यवस्था कठोर थी। अपराधियों पर जुर्माने ही नहीं होते थे, अपितु नाक, कान, हाथ, पैर आदि काटना भी साधारण दंड थे। अपराधियों को यातनाएं देकर सत्य बताने के लिए बाध्य किया जाता था, परंतु दंड व्यवस्था के कठोर होने के बावजूद भी राज्य में गुप्तकाल की भांति शांति और सुरक्षा न थी। चीनी यात्री युआन को मार्ग में कई बार लूटा गया। इसका अर्थ था कि चोरी, डकैती आदि बढ़ गए थे और राजमार्ग सुरक्षित नहीं थे। हर्ष ने विवाह संबंधों की नीति को भी अपनाया और पड़ोसी राज्यों से अपने संबंध स्थापित किए। उसने गुजरात वल्लभी के शासक ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह किया और कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से जीवन पर्यंत मैत्री रखी। चीन के सम्राट से भी उसके अच्छे संबंध थे। उसने वहां 641 ईस्वी में अपना राजदूत भेजा था और चीन सम्राट ने 643 और 646 ईस्वी में अपने राजदूतों को भारत भेजा था। साधारणतया हर्ष का शासनकाल सफल था, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से वह गुप्त अथवा मौर्य सम्राटों के समान न हो सका। यद्यपि हर्ष ने बहुत धन दान दिया, सार्वजनिक निर्माण के विभिन्न कार्य किए और उसकी दंड व्यवस्था भी कठोर रही, परंतु वह न तो गुप्त सम्राटों की भांति शांति स्थापित कर सका और न ही मौर्य सम्राटों की भांति लोक हितकारी कार्य कर सका। तब भी हर्ष के समय का शासन ठीक था और जनता सुखी और संपन्न थी। इसके अतिरिक्त यद्यपि शासन व्यवस्था राजतंत्रीय थी, परंतु तब भी वह उदारता और स्थानीय स्वशासन के गुणों से परिपूर्ण थी। इसके बाद में हम देखते हैं सभ्यता और संस्कृति। अभी हमने मंत्रिपरिषद की बात की, अब हम सभ्यता और संस्कृति में हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शिक्षा साहित्य पर बात करेंगे। हर्ष के समय यहाँ पर देखना है सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हर्ष के समय में सभ्यता और संस्कृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए। गुप्त काल के समय से चली आ रही परंपराएं उस समय भी चलती रही। यहाँ पर देखते हैं सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक दशा। उस समय तक वर्णाश्रम प्रथा पूर्णतः स्थापित हो गई थी। वर्णाश्रम प्रथा से मतलब जो समाज में ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय का जो भेद है वो इस समय तक पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। यद्यपि अंतर्जातीय विवाह और खान पान संभव था, परंतु उस समय तक उनमें कुछ कठोरता आ गई थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक गिरी हुई नहीं थी, परंतु पतोन्मुख भी थी। सती प्रथा पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हो गई थी। पर्दा प्रथा नहीं थी और परंतु स्त्रियों के व्यवहार का बंधन थे और व्यक्तियों का नैतिक चरित्र अच्छा था। उनका भोजन और वस्त्र सात्विक व साधारण थे। मांस, लहसुन, प्याज और शराब का प्रयोग अधिक नहीं होता था।
आर्थिक दशा की बात करें तो साधारणतया देश संपन्न था। अच्छी खेती, विभिन्न उद्योग और विदेशी व्यापार अब भी उनकी उसकी संपन्नता के मुख्य आधार थे। पेशावर, तक्षशिला और उत्तर पश्चिम के नगर होड़ों के आक्रमणों के कारण नष्ट हो गए थे तथा मथुरा और पाटलिपुत्र की स्थिति अवनत अवनत थी, परंतु प्रयाग, बनारस और कन्नौज संपन्न नगर थे। राजधानी कन्नौज एक विस्तृत, सुरक्षित तथा वैभवपूर्ण नगर था। उसमें सुंदर और विशाल भवन, बगीचे और तालाब थे। वहाँ बहुत धनवान, सुरुचिपूर्ण, सुसभ्य और विद्वान व्यक्ति निवास करते थे। व्यक्ति साहित्य और कला में रुचि रखते थे। धार्मिक दशा की बात करें तो हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों ही धर्म भारत में लोकप्रिय थे। हिंदू धर्म की प्रगति हो रही थी और प्रयाग तथा बनारस उसके प्रमुख केंद्र थे। विष्णु और उनके विभिन्न अवतार और शिव हिंदुओं के लोकप्रिय देवता थे। बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का निर्माण विभिन्न स्थानों पर हो चुका था। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय की अपेक्षा महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। कश्मीर, जालंधर, कान्यकुब्ज, श्वेतपुर, गया आदि बौद्ध स्थान थे और नालंदा की ख्याति दूर दूर तक थी। वह बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख स्थान बन गया था। जैन धर्म भी भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित था। हर्ष का धर्म क्या था? हर्ष किस धर्म को मानता था? यहाँ पर बाणभट्ट के अनुसार हर्ष शैव था, हिंदू था और युआन चांग के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष प्रारंभ में हिंदू था और फिर शिव तथा सूर्य का उपासक था, परंतु अपने बाद के समय में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। बाद के समय में वह प्रत्येक वर्ष बौद्ध विद्वानों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित करता था। उसने पशुवध का निषेध किया था, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाई थी तथा अनेक बौद्ध मठों एवं स्तूपों का निर्माण किया था। परंतु हर्ष अंत तक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहा और शिव एवं सूर्य के प्रति भक्ति भाव रखता रहा। हर्ष ने अपने समय में युआनचांग के सम्मान में कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाई, जिसमें अनेक बौद्ध और हिंदू विद्वानों को आमंत्रित किया गया। युआनचांग ने उसकी अध्यक्षता की। यह सभा 21 दिन चली और प्रतिदिन यहाँ बुद्ध की प्रतिमा का जुलूस निकाला गया और धार्मिक वाद विवाद हुए। इसमें बौद्ध धर्म को अधिक सम्मान दिया गया, जिसके कारण असंतुष्ट ब्राह्मणों ने अंतिम दिन एक मुख्य पंडाल में आग लगा दी और एक व्यक्ति ने हर्ष की हत्या करने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह असफल हुआ। अंत में अनेक भिक्षुओं और ब्राह्मणों को दान देकर यह सभा समाप्त कर दी गई। कन्नौज की सभा बौद्ध धर्म के पक्ष में सिद्ध हुई, परंतु हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। अपने समय में उसने ऐसी 6 सभाएं की थी। प्रयाग की ये सभाएं उसकी धार्मिक सहिष्णुता को सिद्ध करती है। यह पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन शिव की और तीसरे दिन सूर्य की पूजा की जाती थी और हर्ष प्रत्येक दिन काफी धन दान करता था। चौथे दिन वह वस्त्र और आभूषण तक दान कर दिया करता था और अपनी बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र पहनता था। इस प्रकार हर्ष एक धार्मिक व्यक्ति और सहिष्णु शासक था और बौद्ध धर्म में झुकाव हो जाने के पश्चात भी सभी धर्मों के प्रति उदार था। शिक्षा और साहित्य पर बात करें तो हर्ष स्वयं विद्वान था और उसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। हर्ष के समय में संस्कृत भाषा प्रगति पर थी। हर्ष ने स्वयं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा नामक नाटकों की रचना की। उसने नालंदा के विश्वविद्यालय को सहायता दी तथा चीनी यात्री युआनचांग और अन्य अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। यह कहा गया कि वह अपनी आय का चौथा भाग शिक्षा और विद्वानों पर व्यय करता था। बाणभट्ट उसका दरबारी विद्वान था, जिसने कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखा। इसके अतिरिक्त मयूर, दिवाकर जैसे आदि विद्वान भी उसके दरबार में थे। नालंदा वल्लभी और विद्वान दिवाकर का विंध्यवन में स्थित विद्यालय उस समय के मुख्य शिक्षा केंद्र थे। केएम पर्णिकर के अनुसार भारत उस समय संसार में सबसे अधिक शिक्षित देश था। बाणभट्ट के अनुसार दिवाकर मित्र तथा विंध्यवन में स्थित विश्वविद्यालय मुख्यतः हिंदू शास्त्र की शिक्षा का केंद्र था। यद्यपि उसमें बौद्ध तथा जैन दर्शनों की शिक्षा की भी सुविधा थी।
दर्शन के अतिरिक्त वह कानून और भौतिक शास्त्रों की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। युआन के अनुसार वहाँ के आचार्य और विद्यार्थी स्वेच्छा से सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, सत्य की खोज में लगे रहते थे, श्रेष्ठ आचार्यों की खोज में भ्रमण करते थे, दूर दूर तक शिक्षा प्रदान करते थे और बुलाए जाने पर वे राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। नालंदा के विश्वविद्यालय ने दूर दूर तक ख्याति प्राप्त कर ली थी और देश विदेश के योग्यतम विद्यार्थियों एवं विद्वान वहाँ शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। वहाँ प्रायः 5000 श्रेष्ठतम विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। यद्यपि नालंदा मुख्यतः बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, परंतु वेद, वेदांग, हिंदू धर्मशास्त्र आदि का भी प्रबंध था। इसी कारण उसे कुछ अभिलेखों में महाग्रहार भी पुकारा गया है। वह प्रायः 1500 अध्यापक और हुएन-त्सांग के भारत भ्रमण के अवसर पर उसका प्रधान एक ब्राह्मण विद्वान शीलभद्र था। उसके अतिरिक्त वहाँ उस समय धर्मपाल, गुणमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानमित्र आदि विद्वान थे। देश विदेश से वह विद्यार्थी आते थे। स्वयं ह्वेन-त्सांग ने वहाँ 5 वर्ष शिक्षा ग्रहण की। प्रायः 1000 व्याख्यान प्रतिदिन दिए जाते थे तथा शिक्षा में परिवर्तन की व्यवस्था विचार विमर्श द्वारा शिक्षा थी, जिनमें अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात 1 और 6 का था। हल्स ने उसे 100 ग्रामों की आय प्रदान की थी, यानी कि 100 काबू की आय नालंदा विश्वविद्यालय को जाती थी, जिससे ये अपना खर्चा निकालते थे। विदेशों से भारतीय संस्कृति का प्रसार। हर्ष के समय में भी भारतीय संस्कृति का प्रसार विदेशों में हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंदू धर्म प्रगति पर रहा और नालंदा से अनेक विद्वान चीन और तिब्बत गए। चीन जाने वाले विद्वानों में कुमारजीव, परमार्थ, सुभाग और धर्मदेव प्रमुख थे और तिब्बत जाने वाले विद्वानों में शांतरक्षित, पद्मसंभव, कमलशील, स्थिरमति और बुद्धि कीर्ति प्रमुख थे। उन विद्वानों ने स्थानीय भाषाओं में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया और वहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार में एक बड़ा भाग लिया। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से हर्ष का समय सुरक्षित और प्रगति का था। इसके बाद में हम हर्ष का मूल्यांकन करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हर्ष। बाणभट्ट और युआन ने हर्ष की बहुत प्रशंसा की है। उसे उत्तर भारत का एक महान सम्राट सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने भी हर्ष की प्रशंसा की, उन्हीं की भांति की है और लिखा है कि हर्ष हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता था और उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक एकता की पुनर्स्थापना के सभी सफल प्रयत्न समाप्त हो गए। परंतु डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से इस विचार का खंडन किया है। हर्ष को योग्य और उत्तर भारत का एक प्रभावशाली सम्राट स्वीकार करते हुए भी वे उसे अंतिम हिंदू साम्राज्य निर्माता शासक स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, यह स्वीकार करना पूर्णतः गलत होगा जैसा कि अधिकांश ने किया है कि हर्ष हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता था। डॉक्टर मजूमदार ने आगे लिखा कि हर्ष के पश्चात भी आगे आने वाली 5 सदियों में उत्तर भारत में अनेक साम्राज्यों का उत्थान एवं पतन हुआ और दक्षिण भारत भी इसमें पीछे न रहा। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ और कन्नौज के शासक यशोवर्मा के साम्राज्य हर्ष के साम्राज्य से किसी भी स्थिति में कम न थे, जबकि पाल और प्रतिहार वंश के साम्राज्य निसंदेह हर्ष के साम्राज्य से कहीं अधिक विस्तृत और स्थायी सिद्ध हुए। चंदेल शासक यशोवर्मा और कलचुरी वंश के गंग और कर्ण के साम्राज्य यद्यपि उसी की भांति स्थायी न रहे, परंतु विस्तार में उसके साम्राज्य से कम न थे। यद्यपि दक्षिण भारत को भी इस तुलना में सम्मिलित कर लिया जाए तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय, चालुक्य वंश के सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ और चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल के साम्राज्य हर्ष की तुलना में कहीं अधिक बड़े साम्राज्य थे। ऐसी स्थिति में उसे भारत का तो क्या उत्तर भारत का भी अंतिम साम्राज्य निर्माता मानना
भारतीय इतिहास के साथ अन्याय करना है। इस कारण डॉक्टर मजूमदार ने हर्ष को अंतिम हिंदू साम्राज्य निर्माता मानने के लिए तत्पर नहीं है, यद्यपि वे उसकी अन्य योग्यताओं को स्वीकार करते हैं। वे पुनः लिखते हैं, इस प्रकार यद्यपि यह कहना कि हर्षवर्धन का शासनकाल एक महान काल था और उससे भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ होता है तो व्यर्थ है, परंतु तब भी वह एक महान शासक था, एक साहसी सैनिक नेता, ललित कलाओं और विद्वानों का संरक्षक और एक विशेष व्यक्तित्व तथा सद्भावना वाले व्यक्ति के रूप में हम उसकी प्रशंसा और सम्मान करने से विमुख नहीं हो सकते। डॉक्टर मजूमदार का यह विचार तथ्यों के आधार पर सिद्ध भी होता है। इस कारण इतिहासकारों का बहुमत अब इसके पक्ष में है। हर्ष एक साहसी और नीतिज्ञ शासक था। उसने अपने भाई से केवल थानेश्वर का एक छोटा सा राज्य प्राप्त किया था। उसके राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में शत्रु राज्य थे तथा पूर्व में उसके विरोध में मालवा के पर्वतीय गुप्त शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने एक संधि करके उसके बहनोई ग्रहवर्मा और उसके भाई राज्यवर्धन को मारने तथा कन्नौज के राज्य पर अधिकार करने में सफलता पाई थी। ऐसी स्थिति में उसके थानेश्वर के राज्य की सुरक्षा भी संदेहास्पद थी, यानी कि संदेह की स्थिति में थी, परंतु हर्ष ने अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। उसने कन्नौज पर अधिकार किया, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से एक संधि करके शशांक को वापस जाने के लिए बाध्य किया तथा बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को जीत लिया। उसने पश्चिम में गुजरात वल्लभी नरेश से संघर्ष किया और अंत में उससे विवाह संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति दृढ़ किया। उसने दक्षिण भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, यद्यपि वह उसमें सफल न हो सका। इस प्रकार उसने संपूर्ण उत्तर भारत में तो नहीं परंतु उसके बहुत बड़े भाग में एक दृढ़ साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। इसके अतिरिक्त उसके पड़ोसी राज्य उसका सम्मान करते थे और उससे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उत्सुक थे। पुलकेशिन द्वितीय ने उसे परास्त करके भी उसी को उत्तर भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक माना था। इस कारण इसमें संदेह नहीं है कि अपने युद्ध कौशल और नीति से उसने उत्तर भारत में अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था। हर्ष को एक युद्ध कुशल नेता मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसे एक महान सेनापति नहीं माना जा सकता। अपने समय के बड़े राज्यों अथवा शासकों में से उसने दो से युद्ध किए। उनमें से प्रथम शशांक के विरुद्ध उसके जीवित रहने तक कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरे पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया। वल्लभी के शासकों से भी उसने विवाह संबंध स्थापित करके मित्रता कर ली। इस कारण हर्ष को एक महान सेनापति स्वीकार नहीं किया जा सकता, यद्यपि अपने समय के सम्राटों में उसका स्थान सम्मानित और प्रभावशाली अवश्य स्वीकार किया जा सकता है। हर्ष एक योग्य विद्वान और सहिष्णु शासक था। हर्ष के समय में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी और वह उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करता था। घूम घूम कर शासन की देखभाल करना और प्रयाग की सभाओं में अपने सभी धन को दान कर देना उसकी अपनी विशेषताएं थी। उसने विभिन्न लोकहितकारी कार्य भी किए। ह्वेनसांग के कथनानुसार हर्ष ने गांवों और शहरों से गुजरने वाले सभी राजमार्गों पर पुण्यशालाएं बनवाई, जहां पर यात्रियों के मुफ्त ठहरने, खाने पीने और इसके अतिरिक्त सभी निर्धनों के लिए दवाइयों की व्यवस्था थी। बाणभट्ट ने भी हर्ष के लोकहितकारी कार्यों और उसके समय की संपन्नता की अत्यधिक प्रशंसा की है। इससे उसकी योग्यता और उदारता दोनों ही सिद्ध होती है। यह सभी मानते हैं कि उसके शासन की क्षमता यद्यपि महान गुप्त शासकों के शासन से नहीं की जा सकती, परंतु तब भी वह सफल शासक था। हर्ष विद्वान और उसने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, परंतु तब भी वह सफल शासक था। हर्ष विद्वान था और उसने स्वयं 3 नाटक लिखे थे। वह शिक्षा व विद्वानों का संरक्षक भी था। उसने तत्कालीन विद्वान जयसेन को उड़ीसा के 80 गांवों की आय देना निश्चित किया था, यद्यपि उसने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन
एक बात हम कह सकते हैं कि वह विद्वानों का कितना सम्मान करता था। चीनी यात्री युआनचांग को भी उसने सम्मान और धन दिया। यह अन्य अन्य अनेक विद्वानों को भी अपने दरबार में स्थान दिया। हर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। प्रारंभ में वह शिव का उपासक था। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में उसे परम महेश्वर बताया गया है। प्रत्येक युद्ध पर जाने से पहले वह रुद्र शिव की पूजा करता था। संभवतः 643 ईस्वी में हुएनसांग ने उसे महायान बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो जाने के पश्चात भी वह हिंदू धर्म में अपनी आस्था प्रकट करता रहा। उसने महायान संप्रदाय को एक नवीन जीवन दिया। उसके संरक्षण को प्राप्त करके नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा और बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र स्थान के रूप में पल्लवित हो गया। इस कारण हर्ष को एक योग्य शासक माना गया है और हिंदू काल के भारतीय इतिहास में उसे एक सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। परंतु हर्ष हिंदू काल के भारतीय इतिहास का अंतिम महान सम्राट न था और न अंतिम महान साम्राज्य निर्माता। उसके पश्चात भी हिंदू भारत में महान सम्राट और महान साम्राज्य निर्माता हुए हैं। हर्ष की सफलता बहुत कुछ व्यक्तिगत भी थी। वह एक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु और दानी सम्राट था। परंतु हर्ष गुप्त सम्राटों की भांति उस भावनात्मक और व्यवहारिक एकता को स्थापित करने में असफल रहा जिससे भारत में एक स्थायी और महान साम्राज्य स्थापित हो पाता। हर्ष भारतीय समाज के उन तत्वों का पोषण न कर सका और चक्रवर्ती सम्राट के आदर्शों की उस परंपरा को पुनः स्थापित न कर सका जो एक बड़े साम्राज्य की आधारशिला बन पाती। बौद्ध धर्म की अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी थी। बौद्ध धर्म की अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी जिसको उसने बाद में संरक्षण दिया, हिंदू भारत की एकता के विरुद्ध थी। इसी कारण हर्ष एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने में असफल हुआ। उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही नष्ट हो गया। अभी तक हमने जो देखा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, अब हम इस तीसरे भाग में देखते हैं चीनी यात्री युआनचांग अथवा हैनसांग का भारत वृत्तांत। सम्राट हर्ष के समय में चीनी यात्री युआनचांग अपनी भारत यात्रा पर आया और यहाँ से वापस जाने के पश्चात उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपने ग्रंथ पश्चिमी संसार का विवरण में दिया। हर्षकालीन शासन और समाज के बारे में जानने के लिए उसका यह ग्रंथ पर्याप्त उपयोगी माना जाता है। यद्यपि उसकी सभी बातें पूर्णतया विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि युआनचांग ने बौद्ध धर्म और सम्राट हर्ष का पक्ष लेते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। युआनचांग का मुख्य लक्ष्य बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था। उसकी भारत यात्रा भी इसी का परिणाम था। चीन के सम्राट की आज्ञा प्राप्त न होने पर भी वह 629 ईस्वी में चुपके से चीन से निकल पड़ा और प्रायः 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात भारत पहुंचा। वह गोबी के रेगिस्तान को पार करके मध्य एशिया में काशगर, समरकंद, बल्ख होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचा। मार्ग में उसने सूर्य उपासकों के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध मतावलंबियों, बौद्ध मठों और स्तूपों को पाया। अफगानिस्तान से पेशावर होता हुआ वह तक्षशिला प्रायः 630 ईस्वी में पहुंचा और इस मार्ग में भी उसे अनेक बौद्ध स्तूप, विहार और बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिली। वह प्रायः 14 वर्ष तक भारत में रहा। वह तक्षशिला से कश्मीर गया। कश्मीर से वह पंजाब, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, बोध गया और नालंदा गया। वह 5 वर्ष तक नालंदा के विश्वविद्यालय में रहा। उसके पश्चात वह बंगाल गया और वहां से दक्षिण भारत के कांचीपुरम तक गया। वहां से पुनः नालंदा वापस आया। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का आतिथ्य भी उसने स्वीकार किया। उसके पश्चात उसकी भेंट सम्राट हर्ष से हुई। माफ कीजिएगा। हर्ष ने निमंत्रण भेजकर उसे बुलाया और कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित कर उसे उसका अध्यक्ष बनाया। तत्पश्चात उसने प्रयाग की एक धार्मिक सभा में भी भाग लिया। वह 644 ईस्वी में भारत से वापस चला गया। जिस मार्ग से आया था
उसी मार्ग से चीन वापस पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। युआनचांग भारत से बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां, स्मारक चिन्ह और बौद्ध ग्रंथों की अनेक प्रतिलिपियों को अपने साथ ले गया। चीन के सम्राट के आग्रह पर उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा, जिससे हमें तत्कालीन भारत की स्थिति को जानने में सहायता मिलती है। भारतीय नगरों का वर्णन करते हुए युआनचांग ने लिखा है कि नगरों में सभी प्रकार के मकान हैं, जिनको बनाने में लकड़ी, चूना, ईंट और गोबर का प्रयोग किया जाता है। कसाई, मछुए, चांडाल आदि नगरों के बाहर रहते हैं। नगरों की गलियां और सड़कें घुमावदार और गंदी हैं। उसने लिखा कि विभिन्न पुराने नगर उजड़ गए हैं और उनका स्थान नवीन नगरों ने ले लिया है। पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया है और प्रयाग भी एक महत्वपूर्ण नगर बन गया है। श्रावस्ती और कपिलवस्तु उजड़ गए हैं, परंतु नालंदा और वल्लभी बौद्धों के केंद्र स्थान हैं। उसने कन्नौज की प्रशंसा की और उसे एक सुंदर नगर बताया। वस्त्रों के बारे में उसने लिखा कि भारतीय रेशमी, ऊनी और सूती सभी प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं। नागरिकों के बारे में उसने लिखा कि वे शिक्षा, साहित्य और ललित कलाओं के प्रेमी हैं। भारतीयों की शिक्षा के बारे में उसने लिखा कि वे साधारणतया 9 से 30 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। भारत में मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है और शिक्षा जुबानी दी जाती है। अनेक ग्रंथ लिखे जाते हैं और उनकी भाषा संस्कृत है। शिक्षा में वाद विवाद का बहुत महत्व है और उसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे पर श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को उसने शिक्षा का एक महान केंद्र स्थल बताया। युआनचांग ने सम्राट हर्ष और उसके शासन प्रबंध की व्यवस्था की। उसने लिखा है कि हर्ष बहुत परिश्रमी है, समय समय पर अपने राज्य में घूमकर शासन की देखभाल करता है और अपनी प्रजा की भलाई का प्रयत्न करता है और अपने समय का 2/3 भाग धार्मिक कार्यों में लगाता है। उसका शासन बहुत अच्छा है, विद्रोह बहुत कम होते हैं, अपराधियों की संख्या कम है, अपराधियों को शारीरिक दंड दिया जाता है, सत्य को जानने के लिए अपराधियों को पीड़ा दी जाती है और विद्रोहियों को मृत्युदंड अथवा देश निकाला दिया जाता है। प्रजा पर कर का भार अधिक नहीं है, सरकारी कर्मचारी उस पर दबाव नहीं डालते और वह सुखी है। शासन के प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा रखा जाता है। कहीं कहीं पर सड़कें आरक्षित हैं। सम्राट हर्ष राज्य की आय को 4 भागों में बांटता है। आय का एक भाग राज्य के कार्यों के लिए, दूसरा भाग सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरा भाग विद्वानों के लिए और चौथा भाग ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान में देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर है, जो पैदावार का 1/6 भाग है। युआनचांग ने हर्ष की सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार और 50,000 पैदल सैनिक बताए हैं। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का कट्टर समर्थक बताया है, परंतु वह यह स्वीकार करता है कि उस समय भारत में बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म अधिक लोकप्रिय था। युआनचांग ने भारत की सामाजिक दशा का विस्तृत वर्णन किया है। वह लिखता है कि जाति व्यवस्था कठोर हो गई है, स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं है तथा वे शिक्षा प्राप्त करती हैं। सती प्रथा प्रचलित है, जनसाधारण का जीवन सादा और सात्विक है, वे सादा वस्त्र पहनते हैं, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी वस्तुओं से परहेज करते हैं, उनका नैतिक जीवन अच्छा है। धनवान व्यक्ति अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं और उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। युआनचांग के वर्णन से हमें भारत की आर्थिक दशा का भी ज्ञान होता है। उसने अनेक भारतीय फलों और फसलों की सूचना भी दी है। वह लिखता है कि भारत में अच्छे से अच्छा रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ा बनाया जाता है और सिलाई करके उनके अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं। उसने हाथी दांत और रत्नों के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। उसने बताया कि भारत में जेवर बनाने के लिए मोती, मणिक और हीरो का प्रयोग किया जाता है। भारत के विदेशी व्यापार के बारे में वह लिखता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर अनेक बंदरगाह है, जहाँ से दूर दूर के देशों से व्यापार होता है। भारत विदेशों को कपड़ा, चंदन की लकड़ी, जड़ी बूटी, गर्म मसाले, मोती और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं भेजता है तथा वहां से सोना, चांदी, हींग,
धूप और घोड़े मंगाता है। युआन चांग के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था। युआन चांग ने भारत की धार्मिक स्थिति का भी वर्णन किया है। उसने बताया है कि भारत में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्म लोकप्रिय हैं। धर्म में उदारता का व्यवहार है और व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया करते हैं। यद्यपि उसने यह नहीं लिखा कि बौद्ध धर्म पतोन्मुख था, तब भी उसके नगरों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म पतोन्मुख यानी कि समाप्ति की ओर था और ब्राह्मण धर्म उन्नति हो रही थी। युआन चांग ने हल्स द्वारा कन्नौज और प्रयाग में आयोजित धर्म सभाओं का विवरण अपनी पुस्तक में दिया है। इस प्रकार युआन चांग ने भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा। भारत की स्थिति का इतना विस्तृत विवरण हमें किसी अन्य चीनी यात्री के विवरण से प्राप्त नहीं होता है। इस कारण उसका विवरण उपयोगी है, परंतु हमें उसके विवरण को जैसा उसने लिखा है वैसा स्वीकार नहीं कर लेने, अपितु हर्ष और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उसके विवरण को अन्य साधनों के आधार पर संशोधित कर लेते हैं। इसके बाद में हम चौथे भाग में चीनी यात्री इत्सिंग का भारत वृत्तांत देखते हैं, क्योंकि ह्वेनसांग और इत्सिंग दोनों ही इसके शासनकाल में भारत आए थे। हर्ष के शासनकाल के पश्चात चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया। वह 673 से 688 ईस्वी तक भारत में रहा। मुख्यतः वह बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन करने और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने हेतु भारत आया था। उसके विवरण से हमें भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो इत्सिंग था, यह जो हर्षवर्धन था उसके बहुत समय बाद आया, क्योंकि वो तो 47 में उसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन ये आया ही 673 में था, तो बहुत समय बाद ये आया था। युआन चांग और इत्सिंग की भारत यात्रा के समय में बहुत अधिक अंतर नहीं है। इस कारण यहाँ भारत की स्थिति का वर्णन प्रायः समान रूप से ही करता है। उसके अनुसार विद्यार्थी गुरुओं के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनकी शिक्षा में नैतिक चरित्र का स्थान मुख्य है और वे पाणिनि के व्याकरण, गयादित्य के काशी वृत्ति और भर्तृहरि के भर्तृहरि शास्त्र और अश्वघोष के बुद्ध चरित्र का अध्ययन विशेष रूप से करते हैं। इत्सिंग ने भी बताया कि भारतीयों का भोजन सादा और सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। भारतीयों का व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में वह लिखता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष बल देते हैं तथा खाना खाने के बाद मुंह साफ करना आवश्यक मानते हैं। वस्त्रों के बारे में वह धोती, दुपट्टा, लहंगा, घाघरा चोली, पजामा आदि के प्रयोग का वर्णन करता है। इत्सिंग के भारतीयों के आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्ञान की प्रशंसा की है। वह लिखता है कि भारतीय स्वास्थ्य रक्षा के लिए सुबह और शाम टहलना आवश्यक मानते हैं। वह लिखता है कि भारतीय अपने को आर्य पुकारते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में उन्हें हिंदू पुकारा जाता है। इत्सिंग ने बौद्ध मठों के बारे में लिखा है कि मठों का कार्य एक परिषद चलाती है। जो भिक्षु उसके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें बौद्ध संघ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसने लिखा है कि बौद्ध संघों के पास भी कृषि योग्य भूमि है, वे कृषि कराते हैं। इत्सिंग ने नालंदा संघ और विश्वविद्यालय के बारे में भी लिखा है कि वह उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है और उसमें दाखिले के नियम कठोर हैं। उसके अनुसार उसका व्यय 200 गांवों की आय से चलाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो व्यय है, जो उसका सिस्टम है, वो 200 गांवों की आय से चलाया जाता है। भारतीय सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का विवरण उसने युआन चांग के समान ही किया है। जाति व्यवस्था की कठोरता, सभी धर्मों में परस्पर सहयोग, आर्थिक संपन्नता आदि का वर्णन उसने भी किया है। यहाँ पर सम्राट हर्ष के उत्तराधिकारी की बात करें हम, तो सम्राट हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण उसके मंत्रियों और सरदारों ने उसकी मृत्यु के उपरांत उसके राज्य को आपस में बांट लिया और इस प्रकार उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गया।
यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रश्न बनते हैं, जैसे कि हर्ष के जीवन और उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसके समय की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, प्रशासनिक उपलब्धियाँ, हैंड के बारे में बताइए, इत्सिंग के बारे में बताइए। तो इस प्रकार के सभी तरह के प्रश्न यहाँ पर से समाप्त हो जाएंगे और उनके उत्तर एक स्तर तक आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है ज़्यादातर मेरे नज़र से, क्योंकि जब भी हर हमारे सिलेबस में होता था तो ये प्रश्न ज़रूर आता था कि हर प्राचीन भारत का अंतिम साम्राज्य निर्माता था, आप इस विचार से कहाँ तक सहमत है। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा जाता है। तो अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में उसके शासन प्रबंध, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, उसका व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यवस्था, उसका धर्म, ये सभी शॉर्ट रूप में आपको इस तरह से बताना है कि आप अपनी राइटिंग या फिर लिखने की क्षमता के हिसाब से लिख सके। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी स्पीड से और समझदारी से कितना लिख सकते हैं। ज़्यादा लिखना भी सही नहीं होता है और ज़्यादा कम लिखना भी सही नहीं होता है। जहाँ पर वर्ड लिमिट है कि यहाँ पर आपको 300 से 400 शब्द लिखने हैं, तो वहाँ पर आपको 600-700 शब्द लिखने हैं, ताकि एक बेहतर उत्तर आपका बन सके। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। यहाँ पर हर्ष कब शासक बना, तो 606 में वो राजा बनता है, हमने पढ़ा है। ह्वेन कब भारत में आया था, तो ह्वेन 630 में भारत आया था। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, जो कि पहले उसके जीजा जी का साम्राज्य था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर उसने अपने राज्य में मिला लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज से पहले थानेश्वर उनकी राजधानी हुआ करती थी। हर्ष चरित्र किसने लिखी, तो हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की है, जो कि उनका दरबारी और प्रमुख कवि था। हर्ष को परम महेश्वर किस अभिलेख में कहा गया, तो बांसखेड़ा के अभिलेख में हर्ष को परम महेश्वर कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, न केवल हमने इस वीडियो में हर्ष को समझा, बल्कि उत्तर गुप्तकालीन व्यवस्था को भी हमने समझा। गुप्त काल के बाद कैसी भारत में व्यवस्था थी, हमने इसे देखने का प्रयास किया। और बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के ज़रिए आप उत्तर गुप्त काल की व्यवस्था को समझ पाएंगे, आप हर्ष काल की व्यवस्था को समझ पाएंगे, साथ ही आप हर्ष, उसके साम्राज्य, उसके शासन प्रबंध, उसकी व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक कि वो अपने दिमाग में हार न मान ले। यानी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब तक आप अपने अंदर जीते रहेंगे, अपने अंदर से संघर्ष करते रहेंगे, तो आप जीते हैं। जब आप अपने आप में ही अपने मन में हार जाएंगे, तो फिर पूरी दुनिया भी कोशिश कर ले तो आप नहीं जीत सकते। इसीलिए दृढ़ संकल्प रखिए। बहुत सारी मुसीबतें आपके सामने आएगी, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि रोज़ पढ़ना है, रोज़ उसी काम को कर रहे हैं, और परिणाम ये है कि लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी है, जिसके कारण कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये कब तक करने वाले हैं और कब हमें सफलता मिलेगी। तो वही है कि अपने मन में दृढ़ संकल्प रखिए, कड़ी मेहनत करते रहिए। कुछ ना मिलेगा तो तजुर्बा ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।